हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अभी जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों का एग्जाम 27 अगस्त को प्रस्तावित है। उसी के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स लगातार आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 8 प्रैक्टिस सेट्स में ऑलरेडी आपको करा चुका हूं और आज हम नवा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है या पिछले कुछ प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का समर्थन हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन हमेशा की तरह हमारा हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का है। पहला देखते हैं, यशोदा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। तो यशोदा की संधि होती है यशः प्लस दा। और यशः जहां आपने सुना आपको समझ में आ गया होगा इसमें कौन सी संधि है। इसमें विसर्ग संधि है। तो अगर बात करें स्वर, जो संधियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ये याद रखिएगा। और एक प्रश्न दूसरा इससे क्या बनता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। सबके नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब बात करें इसमें रूल कौन सा लगता है। तो देखिए इसमें रूल लगता है यदि विसर्ग से पहले छोटा आ हो, यानी यशः, यहां पर विसर्ग से पहले छोटा आ है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो हमारा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है वो किसी भी वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, या रा ला वा, और पहले और दूसरे वर्ण के अलावा कोई सा भी वर्ण होना चाहिए, और हा भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, आ और विसर्ग मिलकर ओ बना देते हैं। तो यशः, जो आ है छोटा आ, और जो विसर्ग है वो मिलकर ओ बना देंगे। तो यशः, यशः प्लस दा क्या बन जाएगा, यशोदा बन जाएगा। तो ये इसमें रूल लगता है। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए क्या एक शब्द है। तो जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे बोला जाता है दुर्बोध। ठीक है, जिसका बोध आसानी से ना हो सके। बात करें क्लिष्ट की, तो देखिए क्लिष्ट भी थोड़ा थोड़ा इसी सेंस में यूज होता है, जो समझने में कठिन हो लेकिन भाषा संबंधी सेंस में। ठीक है, जो भाषा के संबंध में थोड़ा समझने में कठिन होता है उसे क्लिष्ट बोला जाता है। और क्लिष्ट की वर्तनी भी पूछता रहता है, याद रखिएगा। टा की जगह क्या कर देगा, आपको ठा लगाकर दे देगा क्लिष्ट। ठीक है, तो क्लिष्ट होता है ना कि क्लिष्ट। बात करें दुर्गम, दुर्गम किस जगह को बोला जाता है, जहां पर जाना कठिन हो। और अगम, जहां जाया ना जा सके या जहां गमन करना असंभव टाइप का हो आपका। ठीक है, जहां जो गमन रहित हो। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंबुज और अंबुद, तो अंबुज तो सिंपल है, ये किसका है, कमल का पर्यायवाची है। अंबुद आपका बादल का पर्यायवाची है। तो पहला हमारा ठीक है। निम्नलिखित में से अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए नारायण अर्जुन का पर्यायवाची नहीं होता, नारायण विष्णु का पर्यायवाची है। बाकी कौन्तेय, पार्थ और धनंजय ये सभी अर्जुन के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा अर्जुन के अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो भारत, गांडीवधर, गुड़ाकेश, ये भी 3 याद रखिएगा, ये भी बहुत पूछता रहता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है सव्यसाची। ठीक है, सव्यसाची भी याद रखिएगा, वो भी अर्जुन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा फाल्गुन एक है, फाल्गुन भी यूज किया जाता है। इसके अलावा और बताऊं, प्रथापुत्र, एक प्रथापुत्र है, वो भी काफी यूज किया जाता है। कपिध्वज, कपिध्वज भी अर्जुन का ही पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी अगर बात करें विष्णु जी के कुछ पर्यायवाचियों की, तो विष्णु जी के अन्य पर्यायवाची क्या है, गरुड़ ध्वज, अच्युत, जनार्दन, विभु, विश्वरूप और ऋषिकेश, ये सभी विष्णु जी के अन्य पर्यायवाची हैं। इसके अलावा भी देखिए कुछ और काफी पूछता है, वो बता देता हूं। इंपॉर्टेंट जो आए हुए हैं एग्जाम में, एक आया है आपका चक्रपाणी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चक्रपाणी के अलावा दामोदर भी विष्णु जी का ही एक पर्यायवाची माना जाता है। केशव है, माधव, गोविंद, इसके अलावा मुरारी। ठीक है, इंदिरापति भी इनके लिए यूज किया जाता है। शंखधर भी इनके लिए यूज किया जाता है विष्णु जी के लिए। तो याद रखिएगा ये सारे पर्यायवाची विष्णु जी से संबंधित है। अगला बाण का पर्याय है। बाण या तीर हमने देखा था, उस दिन भी आया था। तो इसमें देखिए जो आशुग है ये बाण का पर्यायवाची होता है। अगर बात करें बाण के अन्य पर्यायवाची की, तो तीर, तोमर, विशिख, शिलीमुख, शिलीमुख आपका षटपद या भौरे का भी पर्यायवाची है। इसके अलावा नाराज और शर, ये सभी आपके तीर के पर्यायवाची हो गए। बात करें अगर अर्ची, क्या है आपका ऑप्शन में, जो ऑप्शन बी है अर्ची भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका किरण का पर्यायवाची होता है। है, घोटक, वाजी, तुरंग, ये सभी आपके घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, और उर्वी किसका पर्यायवाची है, उर्वी पृथ्वी या धरती का पर्यायवाची है। अगला चपल का विलोम शब्द क्या है। तो चपल का विलोम शब्द क्या होता है, गंभीर। ठीक है, गंभीर। पत्थर का तत्सम रूप क्या है। तो पत्थर का तत्सम है प्रस्तर, ऑप्शन ए। इनमें से एक शब्द का अर्थ है ताकतवर। तो इसमें से ताकतवर शब्द किसका अर्थ है, अगर हम देखेंगे तो इसमें जो रुस्तम शब्द है इसका मतलब होता है ताकतवर। ठीक है, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं,
इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, अगर यहाँ पर बात करें तो दूध में यहाँ पर कर्म कारक है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगर पूरा अलग अलग मैं आपको बताऊं पूरे सेंटेंस में, तो मैं यहाँ पर क्या है, करता है। पीता क्या है, पीना एक क्या होती है, ये क्रिया है। बात करें दूध, तो दूध यहाँ पर क्या है, कर्म है। और बात करें प्रतिदिन, तो प्रतिदिन यहाँ पर क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो कर्म कारक यहाँ पर आपको मिलेगा। आभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? तो आभ्यंतर किसी वस्तु के भीतरी भाग को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के टोटल आपके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। टोटल 5 आपके वर्तमान काल के भेद माने जाते हैं। निम्नलिखित में से, तो 5 आपका इसमें सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें से अगर देखेंगे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो जो निराला शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये पुल्लिंग के सेंस में यूज होता है। बाकी झुरमुट, अंत्योष्ठी या सॉरी अंत्येष्टि और इच्छा, ये सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नांकित शब्दों में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे, तो जैसे वो धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ पर चलना क्या हुआ, क्रिया हो गई। और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? धीरे धीरे, कि वो किस तरीके से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला देखते हैं, भारत कहां से कहां आ गया है? रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी? तो भारत कहां से कहां आ गया है, ये किसके अंतर्गत आएगी? ये आएगी आपकी संयुक्त क्रिया के अंतर्गत। क्यों, मैं आपको बताता हूं इसका क्या होता है पूरा। जब कोई क्रिया किसी किन्हीं दो क्रियाओं के संयोग से बनती है तो इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। सिंपल एग्जांपल है, तो इसमें देखिए 2 क्रियाएं हैं। क्यों, कहा क्या क्या है, एक तो आ और एक गया। ठीक है, भारत कहां से कहां आ और गया है, तो आ भी क्रिया है, गया भी क्रिया है। तो यहां पर आपका क्या होगा, संयुक्त क्रिया। इसी की तरह एक और एग्जांपल क्या है, चिड़िया उड़ा करती है। तो यहां पर 2 क्रियाएं हैं, कौन सी, एक तो उड़ना हो गई और एक करती है। तो यहां पर क्या हुआ, 2 आपकी संयुक्त क्रियाएं आ गई। तो ये एक संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल। बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो बुरा शब्द के किस रूप में प्रयोग नहीं होता? देखिए सर्वनाम के सेंस में प्रयोग ये नहीं होता। जो शब्द आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे राम, एक सेंटेंस आपने लिखा, राम वहां जाता है। उसके बाद देखिए आप बार बार राम नहीं लिखते हैं, आगे के वाक्यों में आप क्या लिखेंगे, वह ये करते हैं, वह एक महापुरुष कहलाते हैं। तो आप बार बार नाम नहीं लिखते। तो यहाँ पर क्या करा आपने, संज्ञा के स्थान पर आपने जो शब्द प्रयोग किया उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह। इसी तरह बुरा जो शब्द है, बुरा आप कभी भी सर्वनाम के सेंस में यूज नहीं कर सकते। बाकी किसी और सेंस में इसके रूप में ये यूज किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, क्रिया विशेषण के रूप में कैसे, रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया। तो कैसा किया, बुरा किया। यहां पर एक क्रिया की विशेषता बता रहा है। संज्ञा के रूप में जैसे बुरा नहीं सोचना चाहिए, तो यहां पर ये संज्ञा के रूप में यूज हो गया। विशेषण के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है, उसका स्वभाव मेरे प्रति बहुत बुरा है। यानी उसका स्वभाव कैसा है, बहुत बुरा है, किसके लिए, मेरे लिए। तो यहां पर ये विशेषण के रूप में उसके स्वभाव की विशेषता बता रहा है कि उसका स्वभाव बहुत बुरा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा, तो देखिए मैंने आपको कहा था जो ज्यादातर प्रत्यय लगाकर जितनी भी संज्ञाएं बनती हैं वो कैसी होती हैं, वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। आप मेरा जो हमने थ्योरी वाली क्लासेस हिंदी फॉर ऑल एग्जाम्स वाली प्लेलिस्ट में करी हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए हिंदी के लिए अगर आप वो प्लेलिस्ट देखेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। काफी अच्छे 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 हमने टॉपिक कवर किए हैं। तो इसमें भाववाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। 16वें का क्या होगा, बी। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको बताया था और भी बहुत सारे शब्द जैसे लिखावट, बनावट, वो सभी आपके भाववाचक संज्ञा में ही आते हैं। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो अगर बात करें चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये स्पेशली चांदनी चौक जो कि दिल्ली में एक जगह है उसकी बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम बात करें चौक की यानी चौराहे की, तो चौक देखिए कोई सा भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन वो बात कर रहा है, अगर मान लीजिए आपके शहर में जैसे मेरे यहाँ महाराणा प्रताप चौक है, तो महाराणा प्रताप चौक स्पेशली उस महाराणा प्रताप चौक की बात कर रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, ऑप्शन 18वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध शुद्ध है? तो देखिए अनुग्रहित में मैं आपको बता चुका था, अनुग्रहित में क्या आता है आपका, ग्रह वाला, नीचे वाला जो घर वाला ग्रह होता है वो वाला गा आता है और बड़ी ई की मात्रा आती है हा के ऊपर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा, अनुग्रहित। अगला देखते हैं, अर्धविवृत स्वर कौन से हैं? तो देखिए अर्ध
विवृत स्वर, जो विवृत वाला क्लासिफिकेशन होता है वर्णों का, वो कैसे किया जाता है? मुख के द्वार के खुलने के आधार पर। ठीक है, तो अगर विवृत स्वरों की बात करें, वो कौन से स्वर होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है विवृत स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। तो अर्ध विवृत स्वर के एग्जाम्पल क्या है? छोटा आ, अ, ओ और औ। ये 4 एग्जाम्पल है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? अ जो है, ठीक है, बड़ा अ, ये वाला, ये आपका इसका सही आंसर। छोटा आ, ए, ओ, औ, ये 4 आपके अर्धविवृत स्वर के एग्जाम्पल। ओ, औ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी पंक्ति है? साफ दिख रहा है आपको, ये मीराबाई जी की पंक्ति है। ऑप्शन बी। अब देखते हैं गद्यांश। प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योन्याश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते, अपितु जीवन दायिनी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारक यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि यानी वर्षा ना होना, बिल्कुल भी सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है। तो इसमें देखिए प्रकृति को होने वाले नुकसानों के बारे में बात की गई है। अगर हम यहां से बात करें, पहला प्रश्न क्या है? पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? तो देखिए एक तरह से अगर आप बाकी देखेंगे, बाकी सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। भोजन देते हैं, हरियाली देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन अगर बात करें जल, तो देखिए पेड़ पौधे सीधे हमें जल नहीं देते, इसमें ये नहीं है। इसमें क्या लिखा है कि ये वर्षा का कारण होते हैं। ठीक है, कि जो वर्षा वगैरह होती है, अगर हम ऊपर जाकर देखें, मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे कि वर्षा के कारक यही पेड़ पौधे हैं। एक तरह से मान सकते हैं कि हाँ, हम ये भी जल की बात कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे कि पेड़ों से हमें जल प्राप्त होता है ऐसा नहीं कहा। बाकी जो सारी चीजें हैं, भोजन हमें डायरेक्टली पेड़ देते हैं, हरियाली हमें डायरेक्टली पेड़ देते हैं, ऑक्सीजन भी हमें डायरेक्टली पेड़ देते हैं। लेकिन जल चक्र में जो पौधे होते हैं वो थोड़ा सा भूमिका निभाते हैं, और ग्राउंड वाटर में भी ये कहीं ना कहीं भूमिका निभाते हैं। तो डायरेक्टली जल नहीं देते, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर ज्यादा अच्छा आंसर होगा। वैसे कुछ और अगर ऑप्शन देता ज्यादा अच्छा रहता, इसकी वजह से काफी थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? तो देखिए छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, ये कोई ऐसा पैसेज में नहीं बताया कि ये इसका कोई पर्यावरण के डिग्रेडेशन का या असंतुलन का परिणाम है। आप कहीं भी पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा। अगला, दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। वरदंत की पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीज जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। ठीक है, इस पद्यांश की अगर बात करें तो इसमें कौन सा रस है? तो देखिए इसमें कौन सा रस है? इसमें वात्सल्य रस है। ठीक है, वात्सल्य, ऑप्शन बी। अगर बात करें रसों के सारे स्थायी भाव मैं आपको बता चुका हूं। अगर बात करें वात्सल्य रस में स्थायी भाव आपका क्या होता है? अनुराग या वात्सल्यता। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? इसे संतान विषयक रति या संतान से संबंधित रति या इंटरेस्ट इसमें बताया जाता है। उस पंक्ति में इसका किसका वर्णन हुआ है? यहाँ पर श्री राम जी के बाल रूप का वर्णन हुआ है। डपोर शंख मुहावरे का अर्थ क्या है? तो डपोर शंख क्या होता है? जो बेसिर पैर की बातें करता है, बिना मतलब की बातें करता है, उसके लिए यूज होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। 25वां, शशि मुख पर घूंघट डाले, इसमें कौन सा अलंकार है? तो शशि मुख पर घूंघट डाले में आपका क्या है? शशि मुख यानी चंद्रमा जैसे मुख पर। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान का बोध हो रहा है। जहां पर उपमेय और उपमान का बोध होता है वहां पर क्या आता है? आपका रूपक अलंकार आता है। अगला देखेंगे, मंगल करनी कली कमल सॉरी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें हरगीति का छंद है। ठीक है, हरगीति का छंद आपका क्या होता है? ये एक सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। और इसके अलावा दो और क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, चौपाई और रौला। तो चौपाई और रौला भी सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं।
चौपाई के और रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जबकि हर गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 28। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस टोटल आपके 9 प्रकार के होते हैं। मैंने सारे के नाम आपको बता दिए थे, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, और एक कौन सा रस है जो शांत रस है, इसको विद्वान ज्यादातर 9वां रस मानते हैं। अगला, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? आज रविवार का दिन है, वहां वह अनेकों लोगों से मिलकर अनेकों कुछ नहीं होता, देखिए तो यही गलत हो गया, अनेक शब्द होता है आपका। अपनी स्वेच्छा से घर जाना है तो जाइए। 4 आदमियों ने हरिद्वार की यात्रा की, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अगर बाकी की बात करें तो पहले वाले का क्या होगा? आज रविवार है, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा अगर जाना है, अगला स्वेच्छा वाला, स्वेच्छा से जाना है तो जाइए, ये इसका सही वाक्य होगा, ठीक है। स्वेच्छा से जाना है तो जाइए। तो कमल नयन में कौन सा समास है? ये तो सिंपल है, यहाँ पर विशेषण विशेष्य का भाव होता है, वहां पर कौन सा समास आपका होता है? कर्मधारय समास होता है, लेकिन कर्मधारय यहाँ पर ऑप्शन में आपका नहीं दिया, तो सही विकल्प के अभाव में यहाँ पर सबसे आपका कह सकते हैं कि नजदीकी ऑप्शन क्या होगा? तो कमल नयन ज्यादातर भगवान श्री राम के लिए भी यूज किया जाता है, तो तीसरा अर्थ निकलता है जहां पर, वहां पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। कर्मधारय सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इस तरीके के देखिए कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा, कभी कभी कर्मधारय ऑप्शन में नहीं देता, और भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे पहले वर्षों में आए। जिसका उपचार ना हो सके उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है असाध्य, कि यह असाध्य रोग है। दुसाध्य, जिसका उपचार करना कठिन हो। श्रम साध्य, जिसका उपचार बहुत मेहनत से या श्रम से किया जा सके, उसे श्रम साध्य कहते हैं, ठीक है। हिंदी हमारे यहाँ पर खत्म होता है। सामान्य बुद्धि परीक्षण के मैं आपको आंसर बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। अगर 31वें की बात करें तो 31वें का आपका क्या आंसर है? 31वें का आंसर है 978, ठीक है, ऑप्शन ए। 32वें की बात करें, 32वें का आंसर है सी। 33वें की बात करें, 33वें का आंसर है ऑप्शन डी। 34वें 34 की बात करें, इसका ऑप्शन है बी, पश्चिम। 35वें की बात करें तो इसका ऑप्शन भी है बी। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। 36वें की बात करें तो 36वें का जो आंसर है वो आपका होगा डी, 1378। माफ कीजिए, डी नहीं होगा इसका, इसका ऑप्शन ए होगा, 1296, ठीक है। मैं दोबारा लगा देता हूँ, 1296 इसका सही आंसर होगा। स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, 7 का स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर 2401, 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर 1296। अगला देखते हैं 36वां, सॉरी 37वां, माफ कीजिए 37वां देखते हैं। 37वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, आपकी आकृति जो है ये वाली, ये इसका सही आंसर है। 38वां, तो 38वें का जो आंसर है ऑप्शन बी, बेटा। 39वां, 39वें का आंसर है 10√53 मीटर उत्तर पश्चिम। 40वें का क्या आंसर है? 40वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला देखते हैं 41वां, 96 × 53, तो 41वें का आंसर है ऑप्शन डी, यानी 2। अगला देखते हैं 42वां, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने वाले का 3 मित्रों ए बी सी डी वाला, तो इसका आंसर है जब सी का जन्म हुआ तब बी की आयु 5 वर्ष थी, ऑप्शन सी। 43वां, किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 81, 81। 44वें की बात करें, 5 बॉक्सों का वजन वाला जो प्रश्न है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 220 किलोग्राम। 45वां और अंतिम प्रश्न रीजनिंग का, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही निष्कर्ष 2 निकलते हैं, ये आपका सही इसमें आंसर है। तो ये आप अपना रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर आंसर मिला सकते हैं, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं अपना जीएस का 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? तो देखिए पहले हमारे साथ क्या परेशानी थी, सबके बहुत अलग अलग इतिहासकार होते हैं, तो जो आर्यंस भारत में आए थे या जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, उनके ओरिजिन की जगह यानी वो कहाँ से आए हैं, इसके बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, बहुत सारे। जैसे अगर मैं बाल गंगाधर तिलक की बात बताऊं तो बाल गंगाधर तिलक की एक किताब है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, तो जो हमारा आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो उत्तर का एरिया है उसको आर्कटिक सर्कल बोला जाता है, आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक मानते थे कि ये यहाँ से आए हैं। तो इस तरह की अलग अलग थ्योरी हैं। लेकिन अगर बात करें
आर्यों का जो तिब्बत वाला स्थान है, इसके किसने थ्योरी दी थी? तो ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। बात करें मैक्स म्यूलर, तो मैक्स म्यूलर भी बहुत फेमस इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा था कि आर्यस जो है वो मध्य एशिया से आए हैं या सेंट्रल एशिया से आए हैं। इसके अलावा बात करें मैकडोनल्ड या और इनके साथ साथ एक और थे गाइड्स, इन दोनों के अनुसार ये था कि आर्यों का उद्गम स्थल आपका साउथ ईस्ट यूरोप है, दक्षिण पूर्वी यूरोप। ये लोग ये मानते थे कि ये यहाँ से आए हैं। तिब्बत के अनुसार मैंने आपको बता दिया, तिब्बत की जो थ्योरी है वो दयानंद सरस्वती जी की है। दयानंद सरस्वती जी आपको पता ही है काफी फेमस है, क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी कब? सन 1875 में मुंबई में। इसके अलावा अगर दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो ये मानते थे कि जो वेद हैं वो नॉलेज के भरपूर सोर्स हैं और दे आर इनफेलिबल सोर्स ऑफ नॉलेज। और इन्होंने किसका नारा दिया था? वेदों की ओर लौटे या गो बैक टू वेदास। इसके अलावा दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि मूवमेंट भी शुरू किया था। जो लोग दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए थे उनको दोबारा से हिंदू धर्म में परिवर्तित करने का काम दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। शुद्धि मूवमेंट, ये भी याद रखिएगा, शुद्धि आंदोलन। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा दयानंद सरस्वती जी और स्वामी विवेकानंद जी दोनों का असली नाम क्या था? कमेंट करके मुझे बताइएगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने कौन से मिशन की स्थापना की, कौन से सन में की और कहां पर की? ये तीनों फैक्ट्स आप मुझे एक बार बताइएगा, जिससे आपका भी रिवीजन होगा। ठीक है, बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बोला जाता है। बाल गंगाधर तिलक मैं आपको बता चुका हूं, कांग्रेस की एक भी सेशन की अध्यक्षता इन्होंने अभी तक नहीं की है। बात करें इनके द्वारा दो पत्र निकाले जाते थे, वो मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, केसरी और मराठा। मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में निकला था और केसरी जो है वो मराठी भाषा में निकाला जाता था। इन्होंने पुणे और मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में होम रूल लीग की जो लीडरशिप थी वो भी की थी, और उसकी जो मेन नींव रखी थी होम रूल लीग की, किसने रखी थी? एनी बेसेंट जी ने। वो भी हमें याद रखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इन्होंने किसी भी कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता नहीं की है। आगे चलते हैं। और कौन सा नारा दिया था बहुत फेमस? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी स्वतंत्रता या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आगे, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? तो कौन से देवता की पूजा? अगर हम त्रिमूर्ति की बात करें तो आपको पता है किसके लिए बोला जाता है त्रिमूर्ति? ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के लिए। तो ब्रह्मा जी की पूजा आपको पता है, ब्रह्मा जी के मंदिर भी बहुत कम है और ब्रह्मा जी की पूजा भी बहुत कम की जाती है। ठीक है, और स्पेशली अगर बात करें त्रिमूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है, तो त्रिमूर्ति की हमें जो मूर्तियां वगैरह देखने के लिए मिलती हैं, इनका जो पिक्टोरियल डेपिक्शन हमें देखने के लिए मिलता है मंदिरों में, मंदिर की दीवारों पर, वो हमें गुप्त वंश के टाइम से शुरू होता है। क्योंकि गुप्त वंश का टाइम तो जो था वो भागवत धर्म के या फिर हिंदू धर्म के रिवाइवल का एक टाइम माना जाता है। फिर से संस्कृत भाषा उस समय पॉपुलर होने लगी थी और फिर से हिंदू धर्म के मंदिर वगैरह आपने सुने होंगे गुप्त काल में। दशावतार मंदिर है, ठीक है, भीतर गांव का मंदिर है कानपुर में, वो सभी आपके गुप्त वंश के शासनकाल में ही बनने शुरू हुए थे। तो एक तरह से हिंदू धर्म का दोबारा से माना जाता है कि बहुत ज्यादा पॉपुलराइज गुप्त वंश के शासकों ने किया। ठीक है, वो परम भागवत वगैरह की उपाधियां भी लेते थे, अगर आपने देखा होगा। ठीक है, तो परम भागवत कहीं ना कहीं भागवत किसके लिए? विष्णु जी वगैरह के लिए यूज किया जाता है थोड़ा सा। और आपको पता भी है गुप्त वंश के जो शासक थे वो वैष्णव धर्म के या वैष्णव संप्रदाय के ही अनुयायी थे। और बात करें ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक बहुत फेमस मंदिर स्थित है। ठीक है, और ब्रह्मा जी के देखिए पर्यायवाची भी बहुत पूछता रहता है हिंदी में। ठीक है, तो वो भी एक दो बार एक तो पर्यायवाची जल्दी से देख लेते हैं। तो एक तो है आपका पितामह, स्वयंभू बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा स्वयंभू। इसके अलावा चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके, वो तो हैं ही। इसके अलावा कमलासन, क्योंकि कमल के ऊपर ये बैठते हैं। इसके अलावा प्रजापति भी इनके लिए यूज होता है। सृष्टा, क्योंकि सृष्टि के रचयिता इनको कहा जाता है। एक बहुत आता है हिरण्यगर्भ। ठीक है, हिरण्यगर्भ भी ब्रह्मा जी के लिए यूज होता है। इसके अलावा हंस वाहन, आत्मभू, नाभि जन्मा, सदानंद, अंडज और गिरापति, ये सभी शब्द आपके ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विलियम हॉकिंस डैश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। तो विलियम हॉकिंस किसके प्रतिनिधि के रूप में मिले थे? तो ये ब्रिटिश प्रतिनिधि या इंग्लिश प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से मिले थे। और सम्राट जहांगीर आपको पता है 1605 से लेकर, जब अकबर की डेथ होती है 1605 में, 1605 से 1627 तक जहांगीर ने ही भारत पर शासन किया है। और जहांगीर का असली नाम देखिए वही था सलीम, प्रिंस सलीम। बचपन में राजकुमार सलीम इनको बोला जाता था। इसके बाद बात करें तो शादी इनकी किससे हुई जहांगीर की? जहांगीर की शादी होती है मेहर उन निसा से। और मेहर उन निसा का बाद में क्या नाम इन्होंने रखा? नूर जहां। ठीक है, और किनकी बेगम किनकी बेटी थी वो? इत्माउद्दौला की। तो ये भी पूछता रहता है, नूर जहां इत्माउद्दौला की बेटी थी। और जहांगीर के बारे में एक और बात फेमस है, प्रश्न भी आया हुआ है कि जहांगीर ने
जो पशु बलि है या जानवरों को मारना संडे को और बृहस्पतिवार को यानी थर्सडे को बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। इसके अलावा आपने सुना ही होगा जो जंजीर ए अदल है, ठीक है, अपने बाहर देखा होगा आपने, जंजीर उन्होंने लगाई थी आगरा के फोर्ट के बाहर रॉयल जस्टिस के लिए। जो लोग जिनको मदद चाहिए होती थी वो उस जंजीर को आकर बजाते थे जिससे उनको मदद मिलती थी। इसके अलावा देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एक बेटा था खुसरो, ठीक है, और खुसरो जो था वो गुरु अर्जन देव जो कि सिखों के एक गुरु थे, गुरु अर्जुन देव उनके काफी करीब था और उनसे ही प्रेरित होकर उसने अपने पिताजी के विरुद्ध रिवोल्ट कर दिया था। और इसीलिए देखिए जो 5वें सिख गुरु थे, ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर के द्वारा मरवा दिया गया था। और यहीं से देखिए माना जाता है कि सिखों के बीच में और मुगलों के बीच में काफी बड़ी दरार पैदा हो गई थी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव जी इनके बेटे के काफी करीब थे खुसरो के, और उस इसीलिए इस चीज को वो पसंद नहीं करते थे और जहांगीर ने 5वें सिख गुरु को मरवा दिया। और जहांगीर ने अपने संस्मरण भी लिखे हैं तुजुक ए जहांगीरी के नाम से, जो कि पारसी भाषा में लिखी गई है, ठीक है, याद रखिएगा पारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी। बात करें कब डेथ हुई तो 1627 में जहांगीर की डेथ हुई। कहां पर डेथ होती है? कश्मीर में इनकी डेथ होती है, लेकिन इनको दफनाया कहां पर गया है? इनको दफनाया गया है लाहौर में, ठीक है। तो ये जहांगीर से संबंधित सारे फैक्ट्स थे। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो अगर बात करें दीफू दर्रे की तो किस सीमा रेखा पर है ये? तो मैकमोहन लाइन पर यह स्थित है, क्योंकि देखेंगे मैंने आपको उस दिन दिखाया था भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश वाली जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? वो आपकी मैकमोहन लाइन ही है। अगर हम इसका पूरा मैप मैं आपको दिखाना चाहूं तो वहां से हमें समझ में आएगा कि कौन से रीजन की बात हो रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो पूछ रहा है ये इस वाले एरिया की बात पूछ रहा है। ये आपका देखिए चाइना हो गया, ये म्यांमार हो गया बर्मा, ये भारत हो गया, भारत का अरुणाचल प्रदेश। तो ये इस वाले ट्राई जंक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ की, जहां पर तीनों मिलते हैं और इंडिया और चाइना के बीच में अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन है। तो दीफू दर्रा यहाँ पर एक स्थित है, त्रिकोणीय ट्राई जंक्शन पर स्थित है। दीफू दर्रा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से या रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बताया चाइना मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल लाइन नहीं मानता है। आगे चलते हैं। 93 पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। अब देखिए 93 डिग्री, अगर हम भारत के बात करें देशांतर, भारत किन किन देशांतर के बीच स्थित है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में हम स्थित हैं। तो ये कह रहा है कि 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में कौन सी आपकी राजधानी पड़ेगी? तो ये पड़ेगी आपकी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ठीक है। इस सेटअप में ये वाली राजधानी आपकी फिट बैठेगी। तो अगर हम इसे यहाँ पर मैप में समझने की कोशिश करें, आपसे सवाल में पूछा है कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 93 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो देखिए मैंने आपको बताया जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे ईस्टर्न मोस्ट भाग है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, एक मिनट, ये वाला जो हिस्सा है ये 97.25 तो 97 डिग्री के आसपास पड़ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये 28 डिग्री है और ये है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो ये करीब आपका 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास ही आएगा, जिस तरीके की जो हमारी लाइन निकल कर आती है, ठीक है। तो 27 डिग्री और 93 डिग्री के आसपास आपका यही पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, ठीक है। आगे चलते हैं। एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क कौन सा है? तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सड़क है, वो है आपकी जोजिला, ठीक है, जोजिला टनल। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। और कौन सा हाईवे यहां से होकर गुजरता है? NH1A, ठीक है, NH1A आपका यहीं से होकर गुजरता है। और इस पर अगर यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 2018 में 14.5 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का निर्माण भी यहाँ पर कराया गया है, जो एशिया की दूसरी सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल यानी द्विदिशीय टनल है। 2018 में निर्माण कराया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये निम्नलिखित में से मैं आपको बता चुका हूं। अनुच्छेद 51A भाग 4 का भाग है, जिसमें हमारे 10 फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। ओरिजिनली 10 थे, अब वर्तमान में 11 है। शिक्षा का अधिकार 96 जो शिक्षा से संबंधित है उसको 86वें संविधान संशोधन से सन 2002 में जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा की बात की जाती है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। बात करें अगर संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्यों की, तो ओरिजिनल संविधान में हमारी इसकी बात नहीं की गई थी। बाद में 42वें संविधान संशोधन से सन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 10 फंडामेंटल ड्यूटी या हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। तो ये हमारा पूरा इसका बैकग्राउंड हो गया। अब वर्तमान में 11 है, 11वां मैंने आपको बता दिया 86वें संविधान संशोधन से सन 2002 में जोड़ा गया।
संपत्ति का अधिकार मैं आपको बता चुका हूं, 44वें संविधान संशोधन से सन 1978 में फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है। वर्तमान में ये अनुच्छेद 300 का के तहत एक लीगल राइट है, वैधानिक अधिकार है। बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की, तो नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक स्थित है। इसको भाग 4 में रखा गया है और ये हमने कौन से देश के संविधान से लिए हैं? ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही भाग है। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर समान नागरिक संहिता वर्तमान में लागू है वो है गोवा। हो सकता है अगला राज्य आपका कौन सा बन जाए? उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की फिजिबिलिटी के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जो हाल ही में बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। तो हो सकता है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता भविष्य में हमें देखने के लिए मिले। वर्तमान में केवल एक राज्य में है, गोवा में। मौलिक अधिकारों की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो वो कौन से भाग में है? वो हमारे संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। आगे परमादेश रिट का क्या अर्थ है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत 5 तरह की रिट्स हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स जारी कर सकते हैं, जिसमें कौन कौन सी है? हेबियस कॉर्पस, मेंडामस, क्वो वारंटो, सर्टियोररी और प्रोहिबिशन। ये 5 तरह की रिट हैं। तो बात करें अगर इसमें पूछा है आपसे कि परमादेश किस तरीके की रिट होती है, ठीक है, तो परमादेश का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है वी कमांड, ठीक है, यानी हम आदेश देते हैं। और इसका देखिए कब होता है? ऑप्शन ए हमसे यहां पर सीधे पूछा है कि हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ ही आपसे सीधे पूछ लिया है। अगला देखें, तो राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो जैसे आपका भारतीय केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है सरकार में, जिसकी बात अनुच्छेद 76 में की जाती है। तो राज्य में उसी तरह एडवोकेट जनरल होता है, महाअधिवक्ता होता है, और अनुच्छेद 165 में राज्य के महाअधिवक्ता पद की व्यवस्था की गई है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं, ऑप्शन बी। और इसका पद जो होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। और अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 वर्ष तक लगभग इन्होंने कहीं पर लॉ ऑफिसर या जुडिशियल ऑफिसर के रूप में या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक इन्हें वकालत करने का अनुभव होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है। तो अनुच्छेद 165 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो कौन से अनुच्छेद का ये है? तो ये अनुच्छेद 144 में बात की गई है। बात करें अनुच्छेद 121 की, तो इसमें क्या है? संसद पर चर्चा पर निर्बंधन। इसके अलावा अनुच्छेद 137 की बात करें, उसमें क्या है? निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनरावलोकन। बात करें अनुच्छेद 157 की, तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल बनने की क्या योग्यताएं हैं? जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए, इस तरीके की बात की गई है। अनुच्छेद 155 में बात की जाती है कि किसी भी राज्य का या 2 राज्यों से एक साथ का एक गवर्नर होगा या राज्यपाल होगा। मैंने आपको बता दिया, सरकारी या कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ज्यादातर स्टेट के बाहर के इंसान को अब गवर्नर बनाया जाता है ताकि वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो। इसमें से कौन सा देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक होता है? तो क्या है आपका? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। एचडीआई किन 3 क्षेत्रों के विकास का मापक है? तो एचडीआई की बात करें क्या होता है आपका? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें तो इसको, अगर इसके इतिहास की बात करें, पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूबुल हक और इंडिया के एक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा 1990 में लगभग इसकी एक तरह से नींव रखी गई थी। अगर बात करें तो किन किन क्षेत्रों में ये आता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। इन क्षेत्रों में ये पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका रैंकिंग बताता है। बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो अभी हाल ही में 2 से 3 महीने पहले जारी किया गया था, उसमें भारत की कितनी रैंक है? तो 191 देशों में भारत उसमें 132वें स्थान पर था। कौन इसको जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। तो बहुत अच्छी इंडिया की इसमें रैंक नहीं थी। 132 याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ही ले। निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वगैरह आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है, मौद्रिक नीतियां बनाती है, उसको लागू करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो पूछा है आपसे प्राथमिक साधन के रूप में उसका किसमें प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो रेपो रेट्स होते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपने 2 सुना होगा। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं एससीबी,
उनको लोन देती है। देखिए जब इसमें होता क्या है, अगर रेपो रेट आपका कम होगा तो बैंकों को लोन सस्ते में मिलेगा, जब बैंकों को सस्ते में मिलेगा तो बैंक उसमें अपना मार्जिन थोड़ा सा रखेंगे, तो अल्टीमेटली पब्लिक को भी लोन जो है वो सस्ते में मिलेगा। पब्लिक लोन लेगी, वो किसी प्रोडक्टिव काम में उसको लगाएगी, और जब प्रोडक्टिव काम में लगाएगी तो देश की जीडीपी कहीं ना कहीं बढ़ती है। अगर बात करें रिवर्स रेपो रेट की, अगर सरकार रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों से पैसा उठाती है, यानी किसी भी देश का केंद्रीय बैंक जब पैसे कमर्शियल बैंकों से लेता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। मान लीजिए आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा चला गया है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन वगैरह या आपका मुद्रास्फीति बहुत बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या करेगी, मार्केट से पैसा पंप सक करती है, यानी निकालती है। तो वो क्या करेगी, बैंकों से पैसा लेगी, लोन पर जो भी लेगी उस तरीके से आरबीआई पैसा निकालती है। तो ये आपका जो भी पूरे रेट्स होते हैं ये इस पर संबंधित होते हैं, तो रेपो रेट सबसे अच्छा उसका एग्जाम्पल। बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? तो बढ़ती का नाम जिंदगी जो है वो एक्सिस बैंक की टैगलाइन है, ऑप्शन सी। इसके अलावा बात करें इलाहाबाद बैंक का जो ट्रेडिशनल लाइन है वो क्या है, अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा की इंडिया का इंटरनेशनल बैंक, और भारतीय महिला बैंक की क्या होगी, एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग इंडिया। और देना बैंक की जो लाइन है वो क्या है, देना बैंक की लाइन है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए एक कप और चर्चा में था, डूरंड कप। डूरंड कप का भी 132वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है असम के क्योंझा, असम में याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें आगा खां कप की, तो ये किससे संबंधित है, ये हॉकी से संबंधित है। डूरंड कप जरूर याद रखिएगा, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और उसका 132वां संस्करण अभी लॉन्च किया गया है। फरवरी 2023 में अंतरराष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका जो उद्घाटन था वो मणिपुर के राजधानी इम्फाल में किया गया था। फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है, एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। 63वां देखते हैं। फरवरी 2023 में मोसी दो सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया था? तो ये किसके बीच में था, चाइना और रूस के बीच में था, ऑप्शन सी। 64वां। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 के चौथे संस्करण का आयोजन किया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके साथ किया था, इंडिया और उज्बेकिस्तान का ये इनिशिएटिव, इंडिया और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी। फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 55 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत 42 या 42वें स्थान पर है। ठीक है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको कॉमर्स जारी करता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर के प्रश्नों की। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है सर्वर कंप्यूटर। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर। आगे 68वां। क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर की को समर्थन की आवश्यकता होती है, तो किसके समर्थन की, आपका फिजिकल मशीन और वर्चुअल मशीन के समर्थन की, ऑप्शन सी। 69वां। निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निशुल्क कार्यान्वयन है? तो प्रोलॉग का निशुल्क कार्यान्वयन क्या है, SWI प्रोलॉग। ठीक है, SWI प्रोलॉग, ऑप्शन डी। साटा इसका संक्षिप्त नाम है। अगर साटा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने अभी तक ये करा नहीं था, इसको भी याद कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। कंप्यूटर सहायित शल्यक यानी सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है, रोबोटिक समर्थक सर्जरी इनको बोला जाता है, या रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। 72वें की बात करें, CAS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, ऑप्शन बी। FTP का फुल फॉर्म क्या है? ये तो हमने कर लिया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है, ऑप्शन डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला देखते हैं। MS वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर्स, रोज तथा कॉलम्स को ड्रॉ करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन फीचर्स का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस फीचर्स का उपयोग आप करेंगे? तो
यहां पर अगर देखा जाए तो ड्रॉ टेबल फीचर का उपयोग किया जाता है, ड्रॉ टेबल। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? ऑल्ट ई, ऑल्ट शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल के, कंट्रोल ए। तो अगर इसमें से देखेंगे तो कंट्रोल के का जो उपयोग किया जाता है वो एडिंग, सॉरी एडिट, ऐड करने के लिए, एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, और वेब पेज में आपका जो हाइपर लिंक होता है इसको एस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है, और ये एक स्पेशल पर्पस की होती है। तो इसमें आपका ये वाला सही है, ये सही ढंग से सुमेलित नहीं है। हाइपर लिंक वगैरह डालने के लिए इसका यूज किया जाता है। एमएस ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टतया नोट पैड जैसा होता है? तो बिल्कुल नोट पैड जैसा आपको इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा? तो एमएस वर्ड जो है ये आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नोट पैड जैसा थोड़ा सा दिखेगा। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, तो किस में मदद करता है? ये आपका अकाउंटिंग वगैरह में काफी ज्यादा ये हेल्प करता है। इसके अलावा अगर बात करें स्टोरिंग डेटा को सॉर्ट करने में, ये भी ठीक है। सॉर्टिंग डेटा, ये भी ठीक है। कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा, ये भी ठीक है। तो देखिए सभी कामों में एक्सेल का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण कौन सा है? तो आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इसमें से कौन सा है जहां से आप, उदाहरण नहीं है, माफ कीजिए, उदाहरण नहीं है। जैसे हम पेटीएम वगैरह है, पेपाल है, इन सब में क्या नहीं है? तो इनसाइट आपका इसका कोई भी उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? तो किसे गुजरना पड़ता है? गार्बेज कलेक्शन यानी कचरा एकत्रीकरण। निम्नलिखित में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा क्या ऑपरेटिंग विकसित किया गया है? जो आपका इसमें से देखिए, बाडा आपका सैमसंग का है, बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो सैमसंग का है। और अगर बात करें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये गूगल का है। तो इसमें से कोई भी नोकिया द्वारा विकसित नहीं किया गया है, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो उस समय इसके प्रथम राज्यपाल बने थे डॉक्टर होरमासजी फिरोज शाह मोदी। ठीक है सर, होरमासजी फिरोज शाह मोदी। और कब से कब तक थे ये 1949 से 1952 तक थे। अगर बात करें देखिए उत्तर प्रदेश के नाम अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 से। बाद में उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत इसका नाम पड़ा 1877 में। फिर संयुक्त प्रांत आगरा और अवध इसका नाम पड़ा 1902 में। फिर नाम पड़ा इसका यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत कब? 1937 में। और फिर उत्तर प्रदेश नाम पड़ा 24 जनवरी 1950 को, जो हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई थी? तो ये वृद्धि हुई थी आपकी 11.34%। बात करें अगर साक्षरता दर की तो 2011 के हिसाब से हमारी साक्षरता कितनी है? 67.72%। पुरुष की कितनी है? 77.3। और महिलाओं की कितनी है? 57.2%। और वृद्धि कितनी हुई है? 11.34%। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो देखिए 2011 के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश ही है। लगभग 19.98 करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी, लगभग 20 करोड़ के आसपास, जो पूरे देश की लगभग 16.5% है। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई? तो ये टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित है या प्राविधिक शिक्षा से संबंधित थी। कब शुरू की गई? सितंबर 2002 में। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? अमेठी है, बस्ती है, मेरठ है। देहरादून आपका कहाँ का है? उत्तराखंड का जिला है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये मथुरा जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी मथुरा जिले में। निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो देखिए थारू जनजाति आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में देखने के लिए मिलेगी। मैंने आपको बताया था जो तराई बेल्ट है उत्तर प्रदेश की, वहां पर हमें कुछ जगह देखने के लिए मिलती है। उत्तराखंड की बात करें तो सितारगंज, किच्छा, खटीमा, यहाँ पर आपको थारू जनजाति मिलेगी। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय जी का असली नाम है मुंशी प्रेमचंद जी। और इसके अलावा बात करें एक और है रघुपति सहाय। रघुपति सहाय के नाम से किनको जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी को, वो भी याद रखिएगा। और अली सिकंदर के नाम से किनको जाना जाता है? अली सिकंदर के नाम से जाना जाता है जिगर मुरादाबादी को। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वो कौन सा था? तो वो था भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न लगातार पूछता रहता है।
89वां। अब 90वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो चित्तू पांडे जी को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत ज्यादा फेमस प्रश्न है। और इन्होंने क्या किया था 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन की में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। और 19 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित इन्होंने एक अस्थायी गवर्नमेंट या पैरेलल गवर्नमेंट का नेतृत्व भी किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो कौन से सन में यह हुआ था? यह आपका हुआ था 1833 में। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता? तो ये आपका जो स्टार्ट होता है वो लखनऊ के चांद सराय से गाजीपुर का एक गांव है हैदरिया, वहां तक है। ये लगभग 341 किलोमीटर का हाईवे है। इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में निर्बाध आपका एक आवाजाही सुनिश्चित करता है। अगर बात करें कौन कौन से जिले इसमें है, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को ये जोड़ता है। तो इसमें आपको क्या नहीं मिलेगा, साफ आपको समझ में आ गया होगा, बस्ती से होकर ये नहीं गुजरेगा। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश कहां पर स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1949 में इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? तो जहां आपको ये दिखे सीधे नोएडा। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो यह है आपका हथकरघा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो नॉलेज पार्क की स्थापना आपके ग्रेटर नोएडा में की जा रही है, ऑप्शन अब तो की ही गई है, वहां पर बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो ये वाराणसी में अवस्थित है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो ये देसी घी का उत्पादक है। गुड़ वगैरह आपको मुजफ्फरनगर, अयोध्या में मिलेगा। हींग की बात करें तो इसके लिए हाथरस बहुत फेमस है। आगे चलें। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन सी हैं? तो हमारे यहाँ हर तरह का वेदर है, तो रबी की फसल भी होती है, खरीफ की, और जायद तीनों फसलें हमारे यहाँ होती हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादन है, तो हम फूड ग्रेन्स का या खाद्यान्न के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं इंडिया में, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। तो यही देखिए आज का सारे प्रश्न थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर इवनिंग में हो पाया तो मैं एक और प्रैक्टिस सेट आपके लिए 7 से 8 बजे के आसपास लेकर आऊंगा, अगर मुझे समय मिल पाया तो। तब तक आप आराम से अपनी तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।